प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है, आईडी है मधु मिश्रा और इन्होंने भेजा है डेट ऑफ बर्थ उदित नाम से 12 अप्रैल 1999। ये उदित मिश्रा जो हैं वो और मधु मिश्रा जी जो हैं वो शाहजहांपुर यूपी वाले हैं। आइए झट से मैं इनकी कुंडली का पंचांग, इन्होंने कुछ भी सवाल नहीं पूछा है और इन्होंने लिखी है बात कि गुरुजी आप तो सब कुछ ऐसे ही बता देते हैं, आपसे तो कुछ पूछना ही नहीं पड़ता है। अब देखो जी, एक बात है, मैं बता देता हूं सब, पर जब आप लोग मुझसे पूछ लेते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे इस ट्रैक पे जाना है और मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता हो जाती है कि मुझे बताना क्या है। अब जब आप मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे तो मैं कितनी सारी चीजें बताऊंगा। और मैं आपको बताऊं तो ये रात में 12 बजे मैं कार्यक्रम शूट कर रहा हूं। वैशाख माह, चैत्र और वैशाख का प्रभाव, इस आधार पर व्यक्ति जो है वो बहुत ही प्रभावित करने वाला होता है और एक सामान्यतया वो जल्दी जल्दी गुस्से में भी कई बार आ जाता है। हालांकि उत्तरायण में जन्मे होने से इसमें और भी प्रबलता देखी जाएगी। पर एक बात और भी बताता हूं, पंचांग को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पॉज करता हूं और आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूं, जहां आपने देखा कि तुला लग्न की कुंडली बनी है। तुला लग्न की कुंडली का लग्न में बनना मतलब लग्न में तुला राशि का बनना, ये क्या द्योतित करता है कि व्यक्ति तराजू के समान ऐसा है जो सबको बैलेंस करना चाहता है। और इस कुंडली में कितनी सहायता आपके पंचांग की मिलेगी, ये पंचांग पढ़ने से पता चल जाता है। मतलब समझ में आ रही होंगी चीजें। आप, मुझे लगता है कि मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूं जो कुंडली में मैंने पंचांग को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी है और चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी है। मेरे जितने भी कार्यक्रम बने हैं उसमें मैंने सबसे ज्यादा चंद्रमा को आगे रख करके फलादेश किया है। लग्न में तुला राशि का बनना, ये वायु तत्व की राशि है जिसके प्रधान अधिपति जो होते हैं वो शुक्र होते हैं और वो जाकर के देखिए स्वग्रही होकर के बैठे हैं। यानी कि व्यक्ति का दिमाग कहाँ गया, व्यक्ति का दिमाग खोजबीन, रिसर्च, एजुकेशनल जो है वो थॉट, भावनाओं में बह करके अपने काम को बहा ले जाना, सेंटिमेंटल होना, स्वप्न देखना, गंभीरतम विचार में खोना, गंभीर कार्य को करना, बुद्धिमान होना, कोमल स्वभाव का होना और सबको एक साथ बैलेंस बना करके सामने से चलना, ये इस कुंडली की एक मूल प्रकृति है। पर अब जरा आप विचार करिए कि यहाँ पे कर्क के राहु बैठे जो वस्तुतः यहाँ ना बैठ करके ये यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ इस कारण से कि जब कर्क राशि के राहु होंगे तो व्यक्ति को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे कई बार और माता के स्वास्थ्य को वो पीड़ित करने का प्रयास करेंगे। उस राहु की दृष्टि धन भाव के अधिपति को प्रभावित करेगी क्योंकि नीच दृष्टि पड़ेगी। उस राहु की 7वीं दृष्टि सामान्यतया व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के लिए कभी भी खराब नहीं हो और व्यक्ति के जीवन में माता जी को कोई ना कोई दवाइयां लेती रहनी पड़ती है और वही राहु की दृष्टि यहाँ पे सूर्य, गुरु और बुध। ये बात मैंने इसलिए आपको कुंडली पे लाना चाहा था क्योंकि राहु जो है वो वस्तुतः इस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा कई बार महत्वपूर्ण होते देखे जा रहे हैं क्योंकि वो मंगल से केंद्र में है, जो कि तुला लग्न की कुंडली के लिए देखिए मारकेश होता है, मारक होते हैं वो। और शनि सप्तम भाव में नीच के होकर के बैठे हैं, जिनका नीच भंग मंगल स्वतः कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शनि की उच्च राशि में देखिए मंगल बैठे हैं और मंगल की अपनी राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। इस कारण से शनि का नीच भंग हो जाने से व्यक्ति की कुंडली में सर्वाधिक जो योग कारक ग्रह होगा तो वो अगर नीच का होगा तो व्यक्ति के डेली बेसिस के इनकम को वो प्रभावित कर सकता है अपनी दशाओं में। हो सकता है कि व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बने वो थोड़ा गहरा और गंभीर ना हो या फिर वो कई बार सुपरफिशियल नॉलेज में ही ज्यादा भरोसा करे, डेप्थ जो है वो थॉट ना बना पाए। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों बातें एक साथ कैसे कह दी। एक बार मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ डीप थॉट कराएगा और क्रिएट करेगा और यहाँ मैंने ये बात कह दी कि यहाँ पे व्यक्ति को सुपरफिशियल बना देता है। इन दोनों के अर्थों को और भेद को समझने की आवश्यकता है। जहां आप ये बात गौर करते हैं कि शनि नीच के हो जाएंगे सप्तम भाव में तो व्यक्ति को गूढ़ और रहस्यमय नहीं बनने देंगे, व्यक्ति को उसके फोकस पे काम जो है वो फोकस लगातार बना करके काम करने की आवश्यकता होगी। मतलब आप किसी भी चीज से जी नहीं चुरा सकते।
लग्न में मंगल आपको असंतुलित करने का काम करेंगे, क्योंकि वो उनका स्वभाव होगा। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को मारने का काम कर रहे हैं। मारक ग्रह है तो मारेगा। किसको मारेगा? लग्न को मारे। और वो क्यों मारने लगेंगे? क्योंकि इस कुंडली के लिए जो सर्वाधिक योग कारक ग्रह है वो प्रथम दृष्टया तो नीच का ही बैठे ना, बैठे नीच के। आगे शुक्र और पीछे गुरु और बुध जैसे दो शुभ ग्रहों के बैठने से सप्तम भाव को जो कमजोरी मिल रही थी नीच के शनि के बैठने के कारण, वो वापस फिर से रीगेन हो जा रही है। एक बात बताता हूं, मेरे पास 10-15 दिन पहले किसी का फोन आया था, जिसमें उनके दो बेटे और एक बेटी। एक बेटे की शादी हो जाती है, दो बेटों की शादी नहीं होती, मतलब एक बेटा और एक बेटी, उनकी शादी नहीं होती है। और जब मैं जहां तक उनको जानता था, या जब भी अभी तक भी जानता हूं, धन के मारे वो लदे पड़े हैं भरपूर। पर सामने से उस व्यक्ति को मैंने बात करते सुनी, और बात करते मेरे से जब बात हुई तो उन्होंने बात कही कि पंडित जी, दुनिया बहुत बेवकूफ है। ये मैं उनका अनुभव बता रहा हूं, जो कम से कम 70 से 75 साल की हैं, वो महिला है। दुनिया बहुत बेवकूफ है, और उस दुनिया को ये पता नहीं है कि पैसे से कुछ भी नहीं होता है। मेरे पास तो पैसे भरे पड़े हैं, पर मैं कहाँ खुशी हूँ? नहीं है मेरे पास। ना तो मेरी बेटी की शादी हुई, ना मेरे बेटे की शादी हुई, और हम यूं ही उलझे रहे, यूं ही परेशान होते रहे, मकान मालिक कहलाते रहे, जीवन भर किराए का अन्न खाया, यहाँ करा वहाँ करा, तमाम तरीके का उलझन पैदा किया दिमाग में, और सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक बार कमज़ोर हो जाती। मतलब कहने का क्या है कि हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो क्या वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण है जितना हमने उसे मान बैठा है? महत्वपूर्ण क्या है, ये तब पता चलता है जब हमारे संस्कार और हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति मजबूत होती है। अगर वो चीज़ कमज़ोर हुई तो निसंदेह आपके जो लक्ष्य हैं वो भ्रमित करने वाले हो सकते हैं, या फिर आपके द्वारा जिस लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा, हो सकता है कि वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो, या हो सकता है कि वो थोड़ा प्रबुद्ध ना हो, उसमें कोई ना कोई कमजोरी दिख सकती है। आप रेगुलराइज नहीं होंगे, आप कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ जो है वो ओछी मानसिकता के साथ उसके पीछे भागते रहेंगे। मैं ये बात यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वस्तुतः नीच के शनि आपको कई बार प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा बनाने नहीं देंगे। और यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे कारक ग्रह का और योग कारक ग्रह का नीच का होना ठीक नहीं था। आपने बाद में देखा कि ढूंढो जरा कि क्या शनि का नीच भंग हुआ है, तो देखा कि हाँ, मंगल केंद्र में बैठे हैं। पर पहले तो वो ग्रह नीच का था, पहले तो उसको कमजोरी मिल गई। अगर वो उच्च का होता तो बेहतरीन परिणाम। योग कारक ग्रह उच्च का हुआ मतलब सबसे अच्छी बात है, पर योग कारक ग्रह नीच का हुआ, जिसके दूसरे नंबर पे आपने देखी बात कि वो उसके नीच भंग हुए हैं। वहीं लग्न के अधिपति अगर आप देखें तो यहाँ अष्टम भाव में बैठे हैं, और यहाँ पे वही लग्नेश देखिए उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। उच्चाभिलाषी ग्रह उच्च के सदृश फल करने लगता है, और पंचम भाव पे जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो किसी न किसी वजह से व्यक्ति यश कीर्ति मान सम्मान भोग लेता है, थोड़े बहुत मशक्कत के बाद, क्योंकि बुध यहाँ पे शनि के साथ है तो थोड़ी कंसंट्रेशन बनानी बढ़ेगी। क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए भाग्येश के साथ पंचमेश का संबंध बनेगा। दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के बाद व्यक्ति में जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है और दाम्पत्य बेहतर होता है। मंगल और शुक्र बैठे हैं, रिकॉग्निशन मिलती है, पहचान बढ़ती है, भाग्यशाली संतति प्राप्त होती है, और व्यक्ति के जीवन में तकनीकी विचारधारा को जगह मिलती है, वो तकनीक का जानकार होता है। यहाँ पे रोक करके मैं आपको ये सारी चीजें जीवन में तब घटित होंगी जब आपकी कुंडली का बेस मजबूत होगा, यानी कि आपकी कुंडली का पंचांग मजबूत होगा। इस कुंडली को सफल करने के लिए आपका पंचांग आपके साथ कितना खड़ा है। अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली के अब पंचांग पे लेके आता हूँ। वस्तुतः हमें ये बात हमेशा ही ध्यान में रखना होगा और ये बात समझने की आवश्यकता होगी कि आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली को जब पढ़ने चलते हैं, जब उसके अध्ययन में अपने आप को समाहित करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है वो काम ये बढ़ जाता है कि आप उसके पंचांग को कितना महत्व देते हैं। अगर उनके कुंडली के पंचांग को महत्व नहीं दिया जाएगा तो निस्संदेह ये कुंडली नीचे आ जाती है या फिर उसको बल नहीं मिलता है।
यहां उत्तरायण में जन्मे हैं सूर्य, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सूर्य यहां पे आपको यहां परिणाम करते देखे जा रहे हैं, ये वस्तुतः जो लाभ के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं या छठे में बैठे, तो जो एक होता है जैसे कि स्क्वीज कर देना, लाभेश का अष्टम में बैठना दारिद्र दोष पैदा करेगा। लेकिन चूंकि सूर्य उत्तरायण के हैं, तो इस वजह से उनका बल वृद्धि हो, तो जो एक अलग तरीके की साहस की आवश्यकता पड़ेगी वो जातक को मिल जाएगी। अगर यही सूर्य उत्तरायण के नहीं होते तो निसंदेह इस चीज में कंसंट्रेशन की कमजोरी होती, बैलेंस बनाने में गड़बड़ी होती, सूर्य की दशा में दारिद्र्य का दुख देखना पड़ता और व्यक्ति को इधर उधर छटपटाना पड़ता है। क्यों? और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो लाभेश होकर के अष्टम में बैठे हैं और इस कुंडली के लिए जो कि तुला लग्न की है, गुरु के साथ बैठे हैं, जहां षष्ठेश यानी कि छठे भाव के अधिपति गुरु, मीन राशि के अधिपति के साथ गुरु का मतलब सूर्य का बैठना बुध जैसे ग्रह के साथ, जहां व्यक्ति अपने बुद्धिमत्ता के बल पे, अपने सामंजस्य को स्थापित करने के बल पे, अपने गूढ़ और रहस्यमय चीजों पे चिंतन करने को लेकर के, मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लग्नेश देखिए गूढ़ और रहस्यमय भाव में बैठे है ना। और यहां पे आपने गौर नहीं किया तो केंद्र में जो है वो शुभ ग्रह की राशि, शुभ ग्रह की राशि, पाप ग्रह की राशि, पाप ग्रह की राशि, पर ये सब बैठे कहाँ है? तो यहां के अधिपति योग कारक स्तुति, यहां के अधिपति अष्टम भाव में, यहां के अधिपति यही देखे। तो इसका मतलब ये होता है कि कुंडली का जो बेस बन रहा है वो कहीं ना कहीं, आपने सूत्र, मैंने कई बार ये बात बताई थी कि कहीं से भी केंद्र में पापक ग्रह के बैठने से, केंद्र में पापक ग्रह के बैठने से उनके पापक परिणामों में कमजोरी आ जाती है, वो तटस्थ हो जाते हैं। मतलब अब वो ये, क्योंकि ये लक्ष्मी का घर होता है ना, ये वैकुंठ है, आप केंद्र को वैकुंठ भी कह सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि वैकुंठ में जाकर के सब भगवान विष्णु के ही सदृश हो जाते हैं। वहां सिर्फ कौस्तुभ मणि ही है जो भगवान विष्णु से उनके पार्षदों को और उनके सदस्यों को अलग करती है। और जो चरण चिन्ह है, वस्तुतः हंस और चक्र तो सब पे बने होते हैं, चक्र और शंख तो सब पे बने होते हैं, पर कौस्तुभ मणि जो है वह भगवान के हृदय के पास वास करती है। अन्यथा आप भेद नहीं पा सकते कि वैकुंठ में जो है वो कौन क्या है। यहां पे यही बात सामने से लागू होती है कि आपको आपके जीवन में कई बार कंफ्यूज करने का काम करेंगे कि ये बात हो रही है, और ये डीप थॉट एनालिसिस का भाव होता है। लग्नेश का अष्टम में जाना आपको बझाए, उलझाए, परेशान करे, चिंतित करे, मार्केटिंग न करने दे, आप फंक्शनल एनालिसिस नहीं करने देते, वो क्रिएशन जो आपके पास है उसको कहीं ना कहीं किसी चीज का मोहताज होना पड़ता है, जो क्रिएटिविटी है वो कई बार आपकी दब जाती है, ऐसा भी होता है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य, अगर जब आप अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे चंद्रमा इनकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के हैं। अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि का होगा, इसका मतलब सीधा सा ये होगा कि व्यक्ति के इमोशन, व्यक्ति के पास जो कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, व्यक्ति के पास जो मैनेजमेंट करने की जो कैपेसिटी है, व्यक्ति को जो है वो अपनी भावनाओं को सही तरीके से जो है वो बिल्डअप करने की जो स्थिति है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा उत्तरायण के नहीं है, चंद्रमा दक्षिणायन के हैं। दक्षिणायन के अगर चंद्रमा होते तो यहाँ पे ये चंद्रमा जो कृष्ण द्वादशी के हुए वो थोड़े ठीक होते, पर उत्तरायण में चंद्रमा की बल की स्थिति कमजोर हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे इनको और भी ज्यादा कमजोर होते देखा जाएगा, और निसंदेह यही बात चंद्रमा की कमजोरी वाली हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव का परिणाम अगर थोड़ा बहुत कमजोर मिला हो, या करियर को लेकर के किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हुई है, या अगर होगा या ऐसी कभी बात बनेगी, तो वो सिर्फ इसलिए बन सकती है क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में, हालांकि यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा होता है, हाँ बहुत अच्छा होता है। मतलब आप इसको ऐसे समझ नहीं सकते कि वस्तुतः पंचम भाव में चंद्रमा मंगल से पंचमस्त जाना, मंगल से पंचमस्त जाना, और उस पे किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उस चंद्रमा से चौथे भाव में स्वग्रही शुक्र का बैठना, मंगल से पांचवें जाना, बहुत अच्छी बात, धन और यश, कीर्ति, मान, सम्मान। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सूर्य भी तो पंचम भाव को देख रहे हैं, और वहीं जब आप दशमांश कुंडली में देख रहे हैं तो यहां भी शुक्र, यहीं पे यहां भी शुक्र उच्च के हो गए।
अब आपको पता भी नहीं है कि दरअसल ये इतनी अच्छी बात कैसे बन जा रही है, पर लग्नेश जो है वो छठे में बैठे। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के करियर में, मैंने यहां पे भी वो बात कही थी कि कुछ चंद्रमा उत्तरायण के हैं और वो पक्ष बल से कमजोर पापक बन रहे हैं, उस पर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, कोई भी शुभ ग्रह उसे देख नहीं रहा, गुरु जो है वो आगे बैठे हैं और चंद्रमा, सूर्य और बुध यहाँ पे जो स्थिति बनेगी ये एक तरीके से लक्ष्मी संपन्नता का योग भी बनाएगी। अब इसको मैं भावों पे देखूं तो लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना कमजोर, धन के अधिपति का लग्न में आना मजबूत धन के लिए, पराक्रम के अधिपति का चतुर्थ में आना स्वग्रही, साहसी और दिव्य जो है वो एनालिसिस करता बना देता है। सकारात्मकता हमेशा व्यक्ति के पास बनी रहती है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, पर अगर वो कभी निगेटिव होगा तो वो चंद्रमा के पापक होने के कारण और सूर्य के अष्टम में बैठने के कारण। चतुर्थ भाव के अधिपति का नीच का होना, पंचम भाव के अधिपति का नीच का होना, पर द्वितीय भाव जो लग्न में मंगल के बैठ जाने से उनकी स्थिति ठीक होगी। पर उस पर अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो आपका जन्म सोमवार को हुआ है, इस वजह से आप शांतिप्रद हो, और वो इसलिए भी हैं क्योंकि गुरु यहां बैठे हैं। अगर ये नहीं होते तो आपको झगड़ालू बना देते। लग्न में मंगल अपना असर जरूर करते होंगे, जो आपके स्वभाव को खिन्न, क्रोध, जिद्दी, ये पर ये एक वक्त तक ही रहता है, वक्त के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं, मतलब ये रेगुलर नहीं रहेगा। आप हमेशा एक जैसे नहीं रहने वाले हैं, आज जैसे हैं वो कल बदल जाएंगे। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष, शुक्ल योग बहुत बढ़िया, शतभिखा नक्षत्र, बहुमुखी, बहुआयामी, चीजों को कई तरीके से देखना, डायरेक्शनल जो होता है वो दर्शन बहुत अच्छा होता है। जैसे आप जब किसी भी चीज को देखते हैं तो आपके देखने का तरीका कैसा है, आप किसी भी चीज को जब महसूस करते हैं तो उसको महसूस करने की आपके अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कितनी, आप कितना किसी चीज के अंदर तक समाहित होना चाहते हैं, आप कितना किसी के अंदर उतरना चाहते हैं, किसी भी चीज को गंभीरता से कितना समझना चाहते हैं, ये सारी चीजें शतभिखा नक्षत्र के राहु करवाते हैं और नक्षत्र का अधिपति कर। वस्तुतः राहु जो है वो मल्टी डायमेंशनल बनाता है, जो आपको कई सारे एस्पेक्ट जीवन के ला करके दिखा देता है। अगर ये व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीजें हो रही हैं या वो करना चाहता है तो निसंदेह कर सकता है, जहां आप एक साथ मल्टीपल वर्क्स कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम ऑफ एनालिसिस आपके एक साथ हो सकते हैं। आप एक ही साथ कई सारे सूक्ष्म अध्ययनों पे अपना दिमाग लगा सकते हैं। जहां आप कंप्यूटर पे भी हैं तो दरवाजे पे किसने दरवाजा बजाया है, इस पे भी आपका ध्यान जा सकता है। आप इस चीज को सामने से उजागर कर सकते हैं। और कुंडली देखने और दिखाने का मूलतः मतलब साइंटिफिक यही होता है कि आप अपने अंदर के किस गुण को आगे कर सकते हैं और किसको कमजोर करना चाहिए, आपको इस पे काम करने का मौका मिल जाता है वस्तुतः, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म बातें होती हैं। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास भविष्य को देखने की क्षमता, भविष्य को समझने की आवश्यकता और बुद्धि से काम चलाने की बात, ये तीनों चीजें हो जाती हैं। व्यक्ति भविष्य में घटने वाली घटनाओं को पहले जान जाए, उसको आभास हो जाए, छठी इंद्रियां जागृत होती हैं और बुद्धिमानी से युक्त होकर के अपना जीवन जी लेता है। दुश्मनों के साथ कभी लड़ाई ना करिएगा। आपकी कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा होगा, शुक्रवार और शनिवार का दिन अच्छा होगा, कुंभ और मकर राशियां अच्छी होंगी, मिथुन राशि अच्छी होगी। विवाह वगैरह करने के लिए आपकी कुंडली में मैं जो बात कहूंगा वो तो शुक्र की वृषभ राशि और कुंभ राशि, और उसके अतिरिक्त मिथुन और कुंभ तो हैं ही। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर धन कमाने के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ जाना चाहिए, और कर्म क्षेत्र में कोई भी सफलता और भी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में पश्चिम दिशा बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि सर्वाधिक योग कारक होते हैं और वो आपकी कुंडली में बैठे अच्छे हैं, मतलब डिग्री के आधार पर। मंगल भी डिग्री के आधार पर अच्छे हैं, चंद्रमा भी डिग्री के आधार पर ठीक है, बुध कमजोर है, गुरु ठीक है, शुक्र कमजोर है, सूर्य कमजोर है, गुरु कमजोर है, राहु केतु ठीक है, राहु केतु ठीक है, मतलब वो आपको दे रहे हैं, दरअसल वो आपको अनुभव देना चाहते हैं। और वो ना तो मतलब एक चीज सामान्यतः मैं बता दूं तो राहु और केतु की स्थिति आप जब देखें तो आश्लेषा में बैठे हैं, जिसके अधिपति बुध देखिए यहाँ पंचम में राहु से देखे जा रहे हैं, और वो बुध जो है वो पूर्वा फाल्गुनी के गुरु और सूर्य रेवती के बैठे हैं। सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला बना देते हैं, छोटी बात को पकड़ना, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो वही उसकी सुई अटकी रहती है, उससे बाहर वो निकल ही नहीं पाता। तो जब लोगों को बांधने की आवश्यकता होगी तो आपको उदारमना होना पड़ता है, और होना ही चाहिए। और ये आपकी कुंडली कह रही है कि आप कभी भी अपने संबंधों को तोड़ने में भरोसा ना रखिएगा, संबंधों को ज्ञान के बल पर आगे करने का प्रयास करिएगा। दशम भाव की स्थिति आपकी कुंडली में कई बार कंफ्यूजन करेगी,
और लेकिन वहां पे राहु जो कर्क राशि के बैठे हैं वो न तो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे न तो बहुत ज्यादा बुरे होंगे। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति को उसकी दृष्टि सकारात्मक संकेत देती है। उस राहु के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, पर गुरु की दृष्टि जा रही है और शनि जो है वो जन्म कुंडली में चौथे भाव को देख रहे हैं। इसके कारण व्यक्ति चल अचल संपत्ति भी खड़ा कर लेता है। उसके लिए आपको बुध की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए, शनि की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए और उसके अतिरिक्त आपको शुक्र की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए। ऋण योग आपकी कुंडली में लगा है, धन देने से बचिएगा, क्योंकि लाभेश का अष्टम में जाना और शुक्र का अष्टम भाव में बैठना यह आपको धर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। धर्मार्थ जितने भी आपके द्वारा काम किए जाएंगे वो बहुत ही सफल और सुरक्षित होंगे। दशमांश कुंडली में लग्नेश का छठे में जाना यह ठीक नहीं है। चंद्रमा और गुरु का 12वें में जाना, विदेश सेटल करना, बाहर जाकर के रहना, विदेश वास हो जाना और बाहर से व्यापार करना आपकी कुंडली में, चूंकि मैं जो स्थिति देख रहा हूं उसके आधार पर चतुर्थ भाव के अधिपति चतुर्थ भाव को देख रहे हैं पर स्वयं नीच के बैठे हैं। इस वजह से माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर रहता होगा। ये भी एक मतलब मैं उसमें बहुत ज्यादा अगर इतनी सी बात कहूं तो माता और पिता में दोनों ही थोड़े थोड़े कमजोर दिख रहा है, पर माता ज्यादा। भूमि, भवन और चौपाया सुख ये आपकी कुंडली में है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों का संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जो ग्रहों की डिग्री है उसमें बुध कमजोर डिग्री के हैं। इस कारण से आपको कई बार अपनी बुद्धिमत्ता पे, निर्णय लेने की क्षमता पे, अपने इंटेलिजेंस पे और भी काम करने की आवश्यकता है। चीजों को बार बार पढ़िए, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो, और भी ज्यादा रेगुलराइज करिए, ये चीज करने की आवश्यकता है। और तब तक उस चीज को रगड़ते रहिए जब तक कि वो बिल्कुल आपकी अपनी न हो जाए, क्योंकि बुध कमजोर होते हैं तो टाइम पे भूलने की बीमारी हो जाती है। या कई बार व्यक्ति का कंसंट्रेशन लेवल कमजोर होता है, जहां उसको बार बार अपने आप को खींच करके टेबल पे बिठाना पड़ता है। टेबल पे बैठने से पहले वो बहुत सारी चीजें सोचेगा, समझेगा, कहेगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पर वस्तुतः वो हो नहीं पाती है। क्लियर है? चंद्रमा आपकी कुंडली में षडबल में सबसे अच्छे होंगे। कुंभ राशि के ऊपर से 7.5 ढैया का प्रभाव रहेगा। इस वजह से भी मैं एक बात कहूं तो वस्तुतः थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का भी बनता है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो नवांश कुंडली बन रही है वहां पे शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं और सप्तम भाव के अधिपति जो मंगल बनते हैं वो शुक्र जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। वो खराबी नहीं है, पर कई बार व्यक्ति के जीवन में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों का पादार्पण होता है। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में बुध जो है वो नीच के बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है। ये चमड़े से संबंधित समस्याएं देते हैं, पेट से संबंधित समस्याएं देते हैं। व्यायाम करना चाहिए, ये सारी चीजें बता दी मैंने। नक्षत्र आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा रेवती, अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, पुष्य, पुनर्वसु, मृगशिरा। शतवी का भी थोड़ा ठीक रहेगा, पर बच के रहिएगा। शतवी का थोड़ा ठीक नहीं है, उसमें दान वगैरह करने से बचना चाहिए, कुछ मांगलिक कृत्य करने से बचना चाहिए। अब क्या बताऊं, पढ़ाई आप जो भी करना चाहें, आपने कुछ पूछा नहीं आप क्या कर रहे हैं, पर आप बहुआयामी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते। आपकी कुंडली में पढ़ने पढ़ाने का योग बहुत अच्छा लगा हुआ है, पर इससे भी बेहतर है कि आप जो है वो कई बार जो स्थिति मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर व्यक्ति जो होता है वो खादान के क्षेत्र में काम करता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। वो एक साथ पत्रकार भी हो सकता है, वो एक साथ एंकरिंग भी कर सकता है, वो एक साथ कलाओं के क्षेत्र में काम कर सकता है, वो एक साथ कृषि वैज्ञानिक भी हो सकता है, वो एक साथ जो है वो कई तरीके से व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यवसायिक माइंडसेट का हो जाता है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और भी कुछ बता दूं, पंचम भाव के अधिपति का नीच का होना ठीक नहीं होता। छठे भाव के अधिपति का छठे में बैठना साहसिक नेचर दे। सप्तम भाव के अधिपति का सप्तम को देखना ये ठीक होगा। अष्टम भाव के अधिपति का अष्टम में बैठना ये भाव को बलवान और बेहतरीन बनाएंगे। नवम भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, नीच का होना, नीच भंग होना ये ठीक ठाक होगा, पर नीच भंग बहुत सामान्य हो रहा है, बहुत बेहतर नहीं है। इस वजह से गणेश जी की पूजा आवश्यक होगी इस कुंडली के लिए। गणेश जी के मंत्रों का जप
सूर्य को अर्घ्य रविवार को नमक या बुधवार को दुर्वा जरूर अर्पित करना चाहिए। दशम भाव के अधिपति का पंचम में जाना यह अच्छी बात होगी। केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठेंगे। एकादशवें के अधिपति का छठे में जाना ठीक नहीं होगा। कई बार ये पापक ग्रह है, इस वजह से थोड़ी ठीक बात होगी, पर फिर भी बहुत अच्छा नहीं है। 12वें भाव के अधिपति का 12वें को देखना, ये तो नीच के बैठे पर दृष्टि उनकी उच्च की हो जाएगी। इस वजह से विदेशवास करना, बाहर जाकर के कोई भी काम करना, अपने जन्म स्थान से सुदूर इलाके में जाकर के बस जाना, ये सारी चीजें अच्छी हैं। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई समस्या मैं नहीं देख रहा हूं। और संतति भाग्यशाली भी साबित होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद पर आपकी पैतृक संपत्ति पे कोई हाथ नहीं लगा सकता और वो आपकी होके रहेगी। वाहन वगैरह का सुख है, इसके बारे में आपको चिंता नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।